ड्रामा की बिगिनिंग में हम फीमेल लीड युनशू को देखते हैं जो मेल लीड जांग से शादी कर रही है। वो कहती है जिस पर्सन से मैं शादी कर रही हूँ वो कभी मेरे प्रोफेसर थे और उन्होंने मुझे ग्रेजुएट नहीं होने दिया। उन्होंने मेरा घर भी ले लिया है। एक फ्लैशबैक में युनशू को एक कॉफी शॉप में दिखाया जाता है जहां शॉपकीपर उसे कॉफी देता है लेकिन वो उसके हाथों से स्लिप हो जाती है। तभी वो जांग से टकराती है। युनशू को जांग बहुत परफेक्ट लगता है, एक इनक्रेडिबली हैंडसम लड़का। जांग उससे दूर हटता है, एक टिश्यू उठाता है और युनशू उसे थैंक यू कहती है। ये सोचकर वो मुझे टिश्यू देने वाला है, लेकिन जांग उस टिश्यू से अपने शूज क्लीन करने लगता है। जांग कहता है अगर तुम्हारा ऑर्डर हो गया हो तो क्या अब मैं अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। जांग कॉफी ऑर्डर करता है, लेकिन जब शॉपकीपर समझ नहीं पाता तो जांग कहता है नो प्रॉब्लम, मैं खुद बना लूंगा। जांग कॉफी बनाता है और पूछता है क्या मिल्क खत्म हो गया है। शॉपकीपर कहता है हाँ। जांग कॉफी लेने से मना कर देता है तो युनशू उसे ले लेती है। जब वो उसके लिए पे करने की कोशिश करती है तो जांग कहता है मैं पे करूंगा, जिस पर वो जवाब देती है ये सिर्फ एक कॉफी ही तो है, तुम इतना ड्रामेटिक क्यों हो रहे हो। अगले सीन में युनशू क्लास में होती है। जांग क्लासरूम में एंटर करता है और सभी लड़कियां फर्स्ट साइट में ही उस पर फिदा हो जाती है। जांग स्टूडेंट्स को बताता है मैं अगले 1 साल तक तुम्हें स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा। उसे देखकर युनशू शॉक्ड रह जाती है। 2 लड़कियां जांग के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर रही होती है और कहती है उसने मैथमेटिक्स में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है और 28 की एज में काफी फेमस हो गया था। युनशू उनकी बातें सुन लेती है। उसी टाइम युनशू को अपनी बेस्ट फ्रेंड गाओ का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है मैंने सुना है तुम्हारी क्लास में एक नया हैंडसम टीचर आया है, मुझे उसकी फोटो भेजो। युनशू रिप्लाई नहीं करती और कुछ ड्रॉ करने लगती है। जांग नोटिस करता है कि युनशू क्लास में ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए वो उसके पास जाता है। युनशू अपनी ड्राइंग छिपा लेती है, लेकिन जांग उसे छीन लेता है। वो ड्राइंग खुद जांग की ही होती है। उसे डांटने के बजाय जांग गलतियां निकालने लगता है। मेरे कोट में 3 बटन्स हैं, लेकिन तुमने एक ही बनाया है और तुमने वॉच भी गलत हाथ में पहना दी है। पूरी क्लास युनशू पर हंसने लगती है, लेकिन जांग रुकता नहीं है। वो उसकी बहुत क्रिटिसिज्म करता है और चला जाता है, जिससे युनशू क्लास में सबके लिए मजाक बन जाती है। बाद में उसकी फ्रेंड गाओ कहती है जांग सर अपने लुक्स की वजह से बहुत फेमस हो गए हैं। युनशू उसे बताती है आज उन्होंने मुझे डांटा क्योंकि मैंने उनकी फोटो सही से स्केच नहीं की थी। गाओ जवाब देती है तुम्हें मुझे उनकी अगली क्लास में ले जाना होगा, मुझे भी कुछ सीखना है। युनशू बताती है एक दिन में मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी और मैं तुमसे एक इंटरव्यू के लिए कपड़े लेने आई हूँ। गाओ कहती है मुझे पता है तुम मेरे घर से कभी खाली हाथ नहीं जाओगी, और उसके लिए कपड़े लेने चली जाती है। अगले दिन युनशू एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाती है। इंटरव्यूअर कहता है तुमने कॉलेज में कभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं किया और तुम्हें कोई सेकंड लैंग्वेज भी नहीं आती, इसीलिए तुम इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। अपसेट होकर युनशू रेस्ट रूम में जाती है और कहती है ये 7वीं कंपनी है जिसने मुझे रिजेक्ट किया है। तभी एक लेडी अंदर आती है जिसकी शर्ट पर एक दाग लगा होता है। वो लेडी कहती है मैं क्या करूं, मुझे एक इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग में जाना है। युनशू कहती है ये काम नहीं करेगा और फिर दाग के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके उसे पूरी तरह कवर कर देती है। वो लेडी उससे बहुत हैप्पी हो जाती है। जैसे ही युनशू जा रही होती है एक दूसरी लेडी उसके पास आती है और कहती है तुम्हें हायर कर लिया गया है, जिस पर्सन की तुमने हेल्प की वो इस कंपनी की डायरेक्टर है और उन्हें तुम्हारा वर्क बहुत पसंद आया। ये सुनकर युनशू बहुत हैप्पी हो जाती है। युनशू शांति से सो रही होती है कि अचानक उसे अपनी सिस्टर युनलान का कॉल आता है। युनलान उसे एक टास्क देती है, हमारे फादर ने जो एफडी करवाई थी उससे पैसे निकालकर बैंक में डिपॉजिट कर दो। युनशू कहती है मुझे फाइनेंस का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अपनी सिस्टर के जोर देने पर वो अगले दिन बैंक जाने का डिसाइड करती है। जब युनशू बैंक जाती है तो वो देखती है कि जांग वहाँ बैठा है। वो उससे अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करती है। बैंक एम्प्लॉय पूछता है आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगी। युनशू कहती है सॉरी मैंने ठीक से सुना नहीं। उसी समय जांग उसे एक लिस्ट देता है और कहता है तुम इनमें इन्वेस्ट कर सकती हो, स्पेशली रियल एस्टेट में। ये कहकर जांग चला जाता है। बाद में युनशू अपने कजिन टू से मिलती है जो एक रियल एस्टेट एजेंट है। टू उसे एक घर दिखाता है और कहता है ये घर बहुत अफोर्डेबल है और ओनर इसे अर्जेंटली बेचना चाहता है, तुम इसे खरीद सकती हो और मैं सारे नेसेसरी पेपर्स दे दूंगा। युनशू पूछती है प्राइस क्या है। टू कहता है 6.5 मिलियन। युनशू जवाब देती है मेरे पास 6.5 मिलियन नहीं है। टू सजेस्ट करता है तुम अभी डाउन पेमेंट कर सकती हो और बाकी बाद में, वैसे भी तुम ग्रेजुएट होने वाली हो और तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। युनशू इस बारे में सोचने लगती है और टू उसे याद दिलाता है तुम्हें याद है तुम्हारे फादर चाहते थे कि तुम सबका अपना घर हो। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि युनशू अपने फादर के साथ एक रेंटेड घर में रहती थी जहां लैंडलॉर्ड अक्सर रेंट को लेकर उन्हें हरास करता था। उसके फादर उससे कहते थे एक दिन हमारा अपना घर होगा। ये सब याद करके युनशू इमोशनल हो जाती है और कहती है मैं ये घर खरीदूंगी। बाद में युनशू की बेस्ट फ्रेंड्स गाओ और लिन उससे मिलने आती है। गाओ उसे बताती है मैं ग्रेजुएट हो गई हूँ और लिन कहती है मुझे भी हॉस्पिटल में जॉब मिल गई है। युनशू कहती है मुझे भी जॉब मिल गई है और मैं एक घर खरीदने जा रही हूँ। युनशू सजेस्ट करती है चलो इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। उसकी फ्रेंड कहती है कल हमारा ग्रेजुएशन डे है। युनशू जवाब देती है मैंने उसकी तैयारी कर ली है, मैंने 20 अलार्म लगाए हैं। मीनवाइल जांग ऑनलाइन कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में सर्च कर रहा होता है। ये जानने की कोशिश करता है क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं। युनशू सो रही होती है जब उसे अपने रियल एस्टेट वाले कजिन का कॉल आता है। वो उसे बताता है बहुत से लोग इस घर को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और अगर तुमने अभी पेमेंट नहीं की तो ये तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। युनशू
जल्दी से अपनी बाइसिकल लेती है, घर से निकलती है और अपने कजिन से वो घर खरीद लेती है। उसके बाद वो कॉलेज के लिए भागती है क्योंकि आज उसका फाइनल ग्रेजुएशन इंटरव्यू है। जल्दी पहुंचने के बावजूद वो लेट हो जाती है। जांग कहता है तुम 5 मिनट और 57 सेकंड लेट हो। स्टैटिस्टिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें फेल किया जाता है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जांग को डॉक्टर से पता चलता है तुम्हारे ग्रैंडपा को कैंसर है और सर्जरी के बाद भी वो शायद सिर्फ 1 साल ही जी पाएंगे। दुखी होकर जांग एक मूवी देखने सिनेमा हॉल जाता है जहां वो युन शू को देखता है जिसका शू गायब होता है। जांग उसकी तरफ शू फेंकता है लेकिन वो नोटिस नहीं करती कि किसने फेंका और वो चली जाती है। बाद में युन शू अपनी फ्रेंड गाओ को बताती है मुझे मेरा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं मिला क्योंकि मैं 5 मिनट और 57 सेकंड लेट थी। लिन कहती है डोंट वरी, कम से कम तुम्हारे पास जॉब तो है। लेकिन गाओ कहती है क्योंकि तुम्हारे पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है तुम्हारी जॉब भी रिस्क पर है। युन शू कंपनी जाती है जहां उसे एम्प्लॉइज से पता चलता है तुम्हें कंपनी से फायर कर दिया गया है क्योंकि तुम्हें अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं मिला। अगले सीन में युन शू अपनी फ्रेंड के साथ बैठी रो रही होती है। वो कहती है मुझे जॉब भी नहीं मिली और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। उसकी फ्रेंड जवाब देती है तुम वरी क्यों कर रही हो, कम से कम तुम्हारे पास एक घर तो है। ये सुनकर युन शू अपने घर की तरफ भागती है। वो सोसाइटी के ओनर को अपना ओनर कार्ड दिखाती है और अपार्टमेंट में एंटर करती है। वो जगह की खूबसूरती देखकर हैरान रह जाती है जहाँ सब कुछ परफेक्टली डेकोरेट किया हुआ होता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो इस घर की ओनर है। वो घर के साथ कई पिक्चर्स लेती है और अपनी बड़ी सिस्टर को भेजती है। अचानक जांग उसके सामने आ जाता है। उसे देखकर युन शू डर जाती है। जांग को लगता है कि वो अपने फोन से उसकी पिक्चर ले रही है और उसका फोन चेक करने के लिए पास आता है। युन शू कहती है ये घर मेरा है। उसी पल ऊपर से कुछ सामान गिरने लगता है लेकिन जांग अपने हाथों से उसे रोक लेता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसका टॉवल गिर जाता है। युन शू ये सोचकर भाग जाती है कि वो गलत घर में आ गई है, लेकिन थोड़ी देर में वो वापस आती है और कहती है मेरे पास इस घर की कीज है। लेकिन फिर जांग उसे घर के ओरिजिनल पेपर्स दिखाता है। युन शू भी उसे अपने पेपर्स दिखाती है लेकिन जांग कहता है जो पेपर्स तुम मुझे दिखा रही हो वे फेक हैं। युन शू उसे बताती है नहीं, मेरे कजिन ने ये घर मुझे बेचा है। जांग जवाब देता है तुम्हारे कजिन ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है। ये कहकर वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। युन शू अपने कजिन की कंपनी जाती है लेकिन एम्प्लॉइज उसे बताते हैं इस नाम का कोई भी यहाँ काम नहीं करता। युनशू अपनी फ्रेंड गाओ के साथ बैठती है और उसे सब कुछ बताती है। उसकी फ्रेंड लिन आती है और कहती है मुझे उसका एड्रेस बताओ, मैं उसके घर जाकर पता लगाऊंगी। युनशू जवाब देती है मैंने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है, वो अब यहाँ नहीं रहता। गाओ सजेस्ट करती है तो तुम्हें उसके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। युनशू कहती है उसके पेरेंट्स की हेल्थ अभी ठीक नहीं है। गाओ जवाब देती है तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, चलो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें जांग को भी साथ ले जाना होगा। युनशू कहती है उसने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया, वो मेरे साथ क्यों आएगा। अगले दिन युनशू जांग से अपने कजिन के मामले में पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहती है। जांग मना कर देता है। युनशू कहती है मैं समझ गई और चली जाती है। फिर वो जांग की कार के पास जाती है, अपना पैर उस पर रखती है और कहती है अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो मैं कुछ ड्रास्टिक करूंगी। तुमने ही मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की एडवाइस दी थी है ना, अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। जांग जवाब देता है मैडम वो सिर्फ एक एडवाइस या पॉसिबल सोल्यूशन था, अगर वो काम नहीं किया तो इसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन युनशू जोर देती है तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बस जांग आखिरकार मान जाता है, लेकिन कहता है पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे और फिर पुलिस स्टेशन जाएंगे। जैसे ही युनशू कार में बैठती है उसका बैग अटक जाता है। जब जांग उसे निकालने की कोशिश करता है तो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। फिर वे पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जांग को इन्फॉर्म करते हैं अगर तुम्हारे ग्रैंडपा की सर्जरी नहीं हुई तो वो 1 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। जांग बहुत अपसेट हो जाता है। फिर युनशू और जांग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है अगर 2 मिलियन का फ्रॉड हुआ है तो अपराधी को 1 साल की जेल होती है। युनशू वहां से चली जाती है। वो बहुत वरीड हो जाती है और जांग से कहती है मैं रिपोर्ट नहीं करूंगी क्योंकि मेरे कजिन के पेरेंट्स ने मुझे और मेरी सिस्टर को पाला है, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। जांग आर्ग्यू करता है उसने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया है। युनशू जवाब देती है आई एम सॉरी पर मैं ये नहीं कर सकती। जांग फिर उसे वीचैट पर ऐड करता है और कहता है अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो तो मुझे बताना। युनशू कहती है फाइन। बाद में युनशू गांव के हॉस्टल जाती है। सुबह सुबह हॉस्टल की गार्डियन युनशू को देखती है और गांव से कहती है तुम उसे यहाँ नहीं रख सकती। गांव जवाब देती है लड़कियां यहाँ अपने बॉयफ्रेंड्स को रख सकती हैं तो मैं अपनी फ्रेंड को क्यों नहीं रख सकती। युनशू कहती है कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, मैं तुम्हारी वजह से कोई ट्रबल नहीं चाहती। फिर वो चली जाती है। युनशू और गांव लिन के यहाँ जाती है। लिन युनशू से कहती है तुम हॉस्पिटल में रह सकती हो, यहाँ बहुत सारे एम्प्टी रूम्स हैं। युनशू मान जाती है। मीनवाइल गांव अपने नए बॉयफ्रेंड गूसियाओ से मिलती है। लिन जेलस फील करती है क्योंकि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। गूसियाओ उससे पूछता है चलो डेट पर चलते हैं। युनशू हैरान होकर कहती है ये कब हुआ। गांव जवाब देती है बस पिछले हफ्ते। जब वे अपनी डेट के लिए जाते हैं तो लिन कमेंट करती है ये लड़की इतनी जल्दी जल्दी बॉयफ्रेंड्स कैसे बदल लेती है। युनशू जवाब देती है मुझे नहीं पता। लिन फिर युनशू को हॉस्पिटल के गार्डन एरिया में ले जाती है और उसे वहीं छोड़कर हॉस्पिटल की तरफ चली जाती है। हॉस्पिटल गार्डन में युनशू एक ओल्ड मैन को बेंच के नीचे लेटे हुए देखती है। वो उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ती है और कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ओल्ड मैन जवाब देता है मेरे गार्डियंस मुझे स्मोक नहीं करने देते इसलिए मैं छिपकर यहाँ करता हूँ। युनशू जवाब देती है आपके गार्डियंस बिल्कुल सही है। ओल्ड मैन फिर कहता है मेरी लास्ट विश अपने ग्रैंडसन को शादी करते हुए देखना है, बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। युनशू जवाब देती है नहीं। जब ग्रैंडपा हॉस्पिटल में लेटे होते हैं जांग उनसे मिलने आता है और उनके पास एक
एक सिगरेट पाता है। जांग कहता है, ग्रैंडपा आप फिर से स्मोकिंग कर रहे हैं? ग्रैंडपा जवाब देते हैं, बस मन कर रहा था। मीनवाइल लिन युन शू को एक एम्प्टी हॉस्पिटल रूम में ले जाती है और कहती है, कुछ दिनों में मेरे कुछ कॉलीग्स आ जाएंगे, तब तक अपने लिए कोई जगह अरेंज कर लो, लेकिन अभी के लिए तुम यहाँ रह सकती हो। दूसरी तरफ जांग ग्रैंडपा से सर्जरी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं, मेरी लास्ट विश तुम्हें शादी करते हुए देखना है। जांग जवाब देता है, फाइन, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाऊंगा, लेकिन आपको ये साइन करना होगा। साइन करने के बाद जांग पेपर्स डॉक्टर्स को दे देता है। फिर जांग एक नर्स के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? नर्स मना कर देती है। फिर वो युनशू के पास जाता है और कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? युनशू जवाब देती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम चाहते क्या हो? मैं ऐसे ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती हूँ? जैसे ही ग्रैंडपा को सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा होता है, युनशू उन्हें देखती है और अचानक पहचान जाती है। वो उनके पास जाती है और कहती है, मैं जांग की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत हैप्पी हो जाते हैं, जबकि जांग शॉक्ड रह जाता है। जांग युनशू से पूछता है, क्या तुम मेरे ग्रैंडपा से पहले मिली हो? वो जवाब देती है, हाँ, मैं आज सुबह ही हॉस्पिटल में उनसे मिली थी। जांग फिर पूछता है, तुम यहाँ क्यों रह रही हो? युनशू कहती है, मेरी फ्रेंड ने मुझे हॉस्पिटल में रहने की परमिशन दी है। डॉक्टर्स फिर उन्हें इन्फॉर्म करते हैं, आपके ग्रैंडपा की सर्जरी सक्सेसफुल रही। जांग रिलीव्ड और हैप्पी होकर युनशू से कहता है, तुम मेरे घर पर रह सकती हो। वो उसे अपने घर का पासवर्ड देता है। युनशू बहुत खुश होकर जांग के घर जाती है। हालांकि जब वो डोर पर पहुंचती है तो वो पासवर्ड भूल जाती है। अचानक उसे जांग का एक मैसेज आता है जिसमें पासवर्ड होता है। वो उसे थैंक यू कहती है और घर में एंटर करती है। अंदर सब कुछ साफ और वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो जांग की क्लीनलीनेस की प्रेफरेंस को दिखाता है। अचानक डोरबेल बजती है। जब युनशू डोर खोलती है तो उसे एक पार्सल मिलता है। डिलीवरी बॉय पैकेज रखकर चला जाता है। पार्सल से जांग और ग्रैंडपा की कुछ पिक्चर्स निकलती हैं। युनशू उनसे रूम डेकोरेट करती है और बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जांग आता है, युनशू को लेटे हुए देखता है। फिर वो रूम में जाकर अपनी और ग्रैंडपा की पिक्चर्स देखता है। थोड़ी देर बाद वो युनशू को कुछ बड़बड़ाते हुए सुनता है। जब वो चेक करने आता है कि वो क्या कह रही है, तो कंफ्यूजन में उसका टूथब्रश युनशू के मुंह में चला जाता है। वो उसे वापस बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी युनशू जाग जाती है, जिसकी वजह से जांग को चोट लग जाती है। युनशू उसकी इंजरी देखती है और कहती है, तुम्हारी नाक से ब्लड आ रहा है। जांग कहता है, कोई बात नहीं, और फिर वो चला जाता है। उसके बाद जांग घर में हर चीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यहाँ तक कि बाथरूम यूज करने के लिए स्पेसिफिक टाइम भी एलोकेट कर देता है। युनशू कहती है, मेरे पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ। जांग मान जाता है। अगली सुबह जांग वॉशरूम में होता है और युनशू कहती है, जल्दी बाहर आओ, मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन जांग कहता है, ये मेरा टाइम है, तुम अंदर नहीं आ सकती। उसके बाद युनशू जांग के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है, लेकिन वो खाना जला देती है। इसके बाद जांग खुद ब्रेकफास्ट बनाता है। वो फिर कहती है, क्या तुम नहीं खाओगे? वो जवाब देता है, नहीं, तुमने पहले ही मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, मैं अब जाऊंगा, शायद किसी और टाइम। अगली सुबह जांग को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसके ग्रैंडपा की कंडीशन खराब हो गई है। जब जांग हॉस्पिटल पहुंचता है तो एक नर्स उसे बताती है, उनकी कंडीशन अब स्टेबल है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से, जिसने सब कुछ मैनेज कर लिया। जांग खिड़की से बाहर देखता है और युनशू को ग्रैंडपा के पास बैठे हुए पाता है। जब वो पानी लेने जाती है तो जांग ग्रैंडपा के पास जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं, अब तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेनी चाहिए। जांग जवाब देता है, ये अभी पॉसिबल नहीं है। तभी युनशू वापस आ जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं, प्रॉमिस करो कि तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। युनशू बिना पूछे प्रॉमिस कर देती है कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये सब देखकर जांग शॉक्ड रह जाता है। कार में एक साथ बैठे हुए जांग युनशू को बताता है, ग्रैंडपा हमारी शादी के बारे में बात कर रहे थे और तुमने हाँ कह दिया। युनशू कहती है, मैंने तो बस उन्हें हैप्पी करने के लिए कहा था। जांग जवाब देता है, जो भी हो, तुमने उनके सामने हाँ कह दिया है, अब शादी को लेकर तुम्हारा क्या प्लान है? युनशू कहती है, पहले तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया, फिर अपने घर में रहने दिया, और अब तुम शादी की बात कर रहे हो। क्या तुम मुझे किसी चीज में फंसाने की कोशिश कर रहे हो? जांग जवाब देता है, ये सब तुमने ही उनके सामने कहा था, अब जाओ और उनसे सब कुछ क्लियर करो। युनशू ग्रैंडपा को सच बताने जाती है, लेकिन इसके बजाय वो उसे अपने रिलेटिव्स से मिलवाते हैं। सब उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। जैसे ही युनशू जाने की कोशिश करती है, ग्रैंडपा की एक रिलेटिव उसे रोक लेती है और उसे प्रेगनेंसी रिलेटेड एडवाइस देने लगती है। लीन ये पूरी कॉन्वर्सेशन सुन लेती है। अगले दिन जब तीनों फ्रेंड्स मिलती हैं, युनशू उन्हें जांग की सिचुएशन के बारे में सब कुछ बताती है। गाओ पूछती है, अब तुम क्या करोगी? तुम तो जांग को पसंद भी नहीं करती। युनशू जवाब देती है, नहीं, अब ऐसा नहीं है, पहले मैं उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब करती हूँ। गाओ पूछती है, तो क्या अब तुम उससे शादी करोगी? युनशू कहती है, नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ, वो मेरा टीचर है। तभी युनशू को अपनी बड़ी सिस्टर युनलान का कॉल आता है, जो उसे बताती है, मैं चाइना वापस आ रही हूँ। युनशू वॉरिड हो जाती है और सोचती है कि क्या करे। लिन उसे एडवाइस देती है, तुम्हें अपने कजिन को खोजने में हेल्प के लिए एक एडवोकेट हायर करना चाहिए। अगले दिन युनशू लॉयर लू से उसके ऑफिस में मिलती है। वो उसका केस लेने के लिए मान जाता है और कहता है, मेरी फीस 30,000 युआन होगी। युनशू कहती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। लॉयर लू जवाब देता है, ठीक है, तो सिर्फ 10,000 युआन दे दो। अगले दिन ग्रैंडपा जांग और युनशू से कहते हैं, अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। जांग कहता है, नहीं, हमारा रिलेशनशिप जैसा है, ठीक है,
है, लेकिन इसे शादी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, हम शादी नहीं कर सकते। ग्रैंडपा जवाब देते हैं, ठीक है, लेकिन 3 दिनों के अंदर प्रूव करो कि तुम दोनों एक परफेक्ट मैच नहीं हो। अगर तुम परफेक्ट मैच हो तो तुम शादी करोगे, अगर नहीं तो नहीं करोगे। जांग मान जाता है। जब युनशु रूम में आती है तो जांग उसकी मेजरमेंट्स लेना शुरू कर देता है, हाइट, वेट और बाकी सब कुछ। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बेसिस पर वो डिक्लेयर करता है, हम शादी के लिए परफेक्ट मैच नहीं है। फिर वो उसे एक क्वेश्चन पेपर, एक IQ टेस्ट देता है और उसे कंप्लीट करने के लिए 1 घंटा देता है। अगले दिन युनशु अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है और उन्हें बताती है, लॉयर लू मेरा केस लेने के लिए तैयार है, लेकिन एडवांस पेमेंट के तौर पर 10,000 चाहिए। उसकी फ्रेंड्स मान जाती हैं और कहती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, और उसे कुछ पैसे भेज देती है। बाद में युनशु डिनर के दौरान जांग को बताती है, मेरा लॉयर केस लेने के लिए तैयार है। जांग पूछता है, उसने कितने पैसे लिए? वो जवाब देती है, 10,000। जांग फिर पूछता है, क्या उसने तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया? जांग कहता है, ठीक है, मैं कल कंपनी जाऊंगा। जब जांग अगली सुबह कंपनी जाता है तो वे उसे इन्फॉर्म करते हैं कि उस नाम का कोई लॉयर वहाँ काम नहीं करता। फिर वो घर लौट आता है। मीनवाइल गाओ युनशु को लॉयर को कॉल करने का सजेस्ट करती है। जब युनशु कॉल करने की कोशिश करती है तो कोई आंसर नहीं देता। गाओ फिर कहती है, लगता है तुम्हारे साथ फिर से स्कैम हुआ है। बाद में जांग ग्रैंडपा को बताता है, स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम एक परफेक्ट मैच नहीं है, क्योंकि युनशु हाइट, वेट और IQ लेवल के मामले में काफी वीकर है। ग्रैंडपा जवाब देते हैं, युनशु तुम्हारे लिए परफेक्ट पार्टनर है। लाइफ में मैच उतना मैटर नहीं करता जितना इमोशंस करते हैं। जांग आर्ग्यू करता है, लेकिन इमोशनली वो भी बहुत वीक है। ग्रैंडपा कहते हैं, वही तो उसकी स्ट्रेंथ है, वो इमोशनली वीक है और तुम इमोशनली स्ट्रांग हो। जांग चुप हो जाता है। अगले दिन जांग लॉयर लू से भी मिलता है। जब जांग हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर उसे इन्फॉर्म करता है, ग्रैंडपा के पास 1 साल से ज्यादा नहीं है। जांग वरीड हो जाता है। उसी मोमेंट युनशु उसके पास आती है और कहती है, ग्रैंडपा ने हम दोनों को बुलाया है। वे दोनों ग्रैंडपा के रूम में जाते हैं, जहां वो युनशु को एक शॉपिंग लिस्ट देता है और कहता है, मेरे लिए ये आइटम्स खरीद लाओ और जांग को भी साथ ले जाओ। जैसे ही वे जाते हैं, ग्रैंडपा जांग के कान में फुसफुसाते हैं, आज अपनी आंखों से अपना परफेक्ट मैच देखो। शॉपिंग मॉल में युनशु एक परफ्यूम खरीदती है। जांग पूछता है, तुम ये परफ्यूम क्यों खरीद रही हो? वो जवाब देती है, ग्रैंडपा को ये फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है। काउंटर पर एक वुमन युनशु से 100 युआन उधार लेती है। जांग कहता है, आजकल किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन युनशु पैसे दे देती है क्योंकि वुमन जल्द ही लौटाने का प्रॉमिस करती है। वे काफी देर तक वेट करते हैं और जांग कहता है, वो वापस नहीं आएगी। युनशु जवाब देती है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। थोड़ी देर बाद वो वुमन वापस आती है और पैसे लौटा देती है, जिससे जांग मुस्कुरा देता है। जांग फिर युनशु को बताता है, मैं आज सुबह तुम्हारे लॉयर लू से मिला था। उसने कहा कि वो केस नहीं ले सकता क्योंकि वो बहुत बिजी है। उसने तुम्हारे 10,000 युआन भी लौटा दिए। युनशु जवाब देती है, शुक्र है ये स्कैम नहीं था, मैं बहुत वरीड थी कि ऐसा फिर से हो सकता है। अगले दिन जांग कहता है, हमें ग्रैंडपा के प्रपोजल पर कंसिडर करना चाहिए, शायद वो सही कह रहे हैं। अगर हम एक दूसरे से शादी कर लें तो हमारी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। युनशु जवाब देती है, मुझे पहले कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, क्या तुम मुझे घर का लालच देकर मुझसे शादी करने की कोशिश कर रहे हो? अगले सीन में युनशु जांग से पूछती है, क्या तुम इस बारे में सीरियस हो? जांग जवाब देता है, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मैंने डिसाइड किया है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। वो उसे समझाता है, तुम्हारे कजिन ने तुम्हें स्कैम किया और तुम्हें एक घर की जरूरत है, मुझे ग्रैंडपा की विश पूरी करनी है, इस तरह हमारी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगले दिन युनशु अपनी फ्रेंड गाओ से मिलती है और उसे पूरा मामला बताती है। गाओ कहती है, मेरे किसी बॉयफ्रेंड ने मुझे कभी ऐसे घर ऑफर नहीं किया, तुम तो लकी हो। अचानक युनशु को एक रियल एस्टेट कंपनी से कॉल आता है। वो ऑफिस जाती है और $500 की रेंट वाला एक घर चुनती है। वो घर खरीद लेती है और जांग का घर छोड़ने के लिए पैकिंग शुरू कर देती है। जाते समय वो जांग से कहती है, मैं तुमसे अगले साल ग्रेजुएशन डे पर मिलूंगी। जांग जवाब देता है, कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल के बारे में सोचना, ये 1 महीने तक वैलिड रहेगा, अगर तुम चाहो तो मेरे पास वापस आ सकती हो। वो इसे इग्नोर करती है और चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाती है क्योंकि उसकी बड़ी सिस्टर यून लान आ जाती है। युनशु प्रिटेंड करती है कि जांग उसका बॉयफ्रेंड है। जांग सिचुएशन समझ जाता है और एक्ट करने में उसकी हेल्प करने लगता है। अगले दिन यून लान युनशु और जांग से एक साथ मिलती है। वो युनशु से कहती है, मुझे जांग से अकेले में बात करनी है। ये सुनकर वो चली जाती है। लान जांग से पूछती है, तुम युनशु से पहली बार कहाँ मिले थे? जांग जवाब देता है, एक कॉफी शॉप में। बाद में लान युनशु को कॉल करती है और उससे वही सवाल पूछती है, तुम और जांग पहली बार कहाँ मिले थे? युनशु भी कहती है, एक कॉफी शॉप में। चूंकि उनके जवाब मैच करते हैं, लान कन्विंस हो जाती है कि वे सच में एक रिलेशनशिप में हैं और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। अगले दिन युनशु जांग के रूम में जाती है। जब वो कपड़े बदल रहा होता है, वो जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन उसकी बड़ी सिस्टर आ जाती है। युनशु कहती है, क्या मैं आज रात तुम्हारे रूम में सो सकती हूँ? युनलान जवाब देती है, नहीं, तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं सोते जैसे तुम पहले से करते आ रहे हो? वो फिर जांग के रूम में वापस जाती है और उससे कहती है, मेरी सिस्टर ने मुझे तुम्हारे साथ सोने के लिए कहा है। जांग मान जाता है और युनशु फ्लोर पर लेट जाती है। अचानक उसे कुछ याद आता है और जांग पूछता है, क्या हुआ? युनशु कहती है, मेरा सूटकेस अभी भी बाहर है। वो चेक करने जाती है, लेकिन सूटकेस वहाँ नहीं होता। जांग उसके पीछे जाता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड कहता है, आपका सूटकेस प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के पास हो सकता है।
फिर उन्हें सूटकेस मिल जाता है, लेकिन युनशू की डॉल जो उसके फादर का गिफ्ट थी मिसिंग होती है। वो उसे हर जगह सर्च करती है लेकिन नहीं मिलती। जांग कहता है गार्बेज कलेक्टर सुबह आएंगे, तुम तब उनसे चेक कर सकती हो। अभी के लिए सो जाओ और मैं सुबह तुम्हारी डॉल ढूंढने में हेल्प करूंगा। अगले दिन लान युनशू को कॉल करती है और उसे ग्रेजुएशन रिपोर्ट दिखाती है। वो कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस साल फिर से फेल हो जाओगी। जांग आता है और कहता है ये पूरी तरह से उसकी गलती नहीं है, मैंने उसे थोड़ा लेट होने पर फेल कर दिया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। लान कहती है तुम कब तक उसकी गलतियों को कवर करते रहोगे। बाद में लान जाने का डिसाइड करती है। जाते समय युनशू पूछती है क्या तुम मुझसे बहुत अपसेट हो। लान जवाब देती है हाँ हूँ, तुमने मुझसे बिना पूछे बॉयफ्रेंड बना लिया, तुम दोनों कम्प्लीटली मिसमैच्ड हो। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के अकॉर्डिंग जांग युनशू से कहता है मैं तुम्हें ये घर दे दूंगा क्योंकि मैं अगले साल अब्रॉड जा रहा हूँ और मुझे इन सब की अब जरूरत नहीं है। युनशू मान जाती है और जांग ऐड करता है एक और बात, इस पीरियड के दौरान अगर हम में से कोई एक्सीडेंटली दूसरे को टच करता है तो उस पर्सन को फाइन देना होगा। बाद में जांग अपने ग्रैंडपा के पास जाता है और उन्हें बताता है हमने शादी करने का डिसाइड किया है, लेकिन ये ट्रेडिशनल नहीं होगी। ग्रैंडपा कहते हैं नई वेडिंग ग्रैंड और ट्रेडिशनल होगी जिसमें सब लोग शामिल होंगे। जब जांग युनशू को ये बताता है तो वो कहती है लेकिन तुमने तो कहा था कि ये ट्रेडिशनल नहीं होगी। जांग जवाब देता है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ग्रैंडपा को हम पर शक हो जाएगा, इसीलिए हमें करना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं सारे एक्सपेंसेस कवर करूंगा। युनशू ये सोचने लगती है कि वो ये सब अपनी सिस्टर को कैसे एक्सप्लेन करेगी। आखिरकार वो अपनी सिस्टर यून लान को बता देती है जो कहती है अब जब तुमने अपना डिसीजन ले लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। युनशू एक वेडिंग प्लानर के पास जाती है जो उसे डिफरेंट प्लान्स दिखाता है। वो एक चर्च वेडिंग प्लान सेलेक्ट करती है क्योंकि उसके फादर ने हमेशा उससे कहा था कि वो चाहते हैं कि उसकी शादी एक चर्च में हो। वो जांग को कॉल करके पूछती है कि कौन सा प्लान चूज करे और वो कहता है जो तुम चाहो चूज कर लो, मैं पे कर दूंगा। फाइनली वो चर्च वेडिंग प्लान सेलेक्ट करती है और घर लौट आती है। अगली सुबह युनशू जांग से कहती है हमें एक वेडिंग रिहर्सल अटेंड करनी होगी। जांग कहता है उसके लिए हमें एक ग्रूम्समैन और एक ब्राइडल मेड की जरूरत होगी। युनशू अपनी सिस्टर लान को कॉल करके ज्वाइन करने के लिए कहती है, लेकिन लान कहती है मैं अभी बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती। रियलिटी में लान युनशू के लिए वेडिंग गिफ्ट खरीदने बाहर होती है। इवेंचुअली लान उसके साथ ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। अगले दिन युनशू मिल्क पीने से मना कर देती है। जांग पूछता है क्यों, और वो कहती है मिल्क बचा नहीं है। जांग अपने ग्लास से उसके ग्लास में मिल्क डालता है और कहता है ये पियो। फिर वो उसे बताता है शादी के बाद मैं तुम्हें डेली 2 घंटे ट्यूटर करूंगा ताकि तुम जल्दी ग्रेजुएट हो सको। युनशू शॉक्ड हो जाती है और पूछती है क्या 2 घंटे काफी नहीं है। जांग जवाब देता है क्या 2 घंटे बहुत कम है। युनशू जल्दी से कहती है नहीं नहीं ये काफी है। बाद में युनशू को अपनी बड़ी सिस्टर का कॉल आता है जो कहती है आज तुम्हारी वेडिंग रिहर्सल का दिन था और तुम अभी तक यहाँ नहीं हो। युनशू जवाब देती है मैं रास्ते में हूँ। उसकी सिस्टर ऐड करती है अपने साथ वेडिंग इवेंट फ्लो चार्ट भी ले आना। इवेंट फ्लो चार्ट लेने के बजाय युनशू एक्सीडेंटली कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर्स उठा लेती है और अपनी सिस्टर के पास भागती है। मीनवाइल जांग अपने ग्रूम्समैन को पिक करने के लिए निकल जाता है। युनलान अंदर बैठी होती है और जांग का पुराना फ्रेंड लू जो एक एक्टर है ग्रूम्समैन बनने के लिए आता है। युनशू खिड़की से लू को देखती है और एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन होती है। जब वो लान को इस बारे में बताती है तो लान लू को देखती है और उसे वो रात याद आ जाती है जो उन्होंने कभी एक साथ बिताई थी। ओवरवेल्मेड फील करके वो बहाना बनाकर रेस्टरूम चली जाती है। जब लू युनशू को देखता है तो वो जांग से कहता है तुम्हें ऐसी लड़की कहाँ से मिली। जांग उसे शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ एक्सप्लेन करता है। वो ये भी मेंशन करता है उसकी एक बड़ी सिस्टर है। मीनवाइल युनशू अपनी सिस्टर को कॉल करने रेस्टरूम जाती है बाहर आओ, लेकिन लान जवाब देती है मुझे वेडिंग फ्लो चार्ट दो, मैं किसी अर्जेंट काम से जा रही हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है। अगले सीन में युनशू और जांग एक साथ बैठे होते हैं। जांग एक जार में 700 युआन डालता है क्योंकि उसने गलती से उस दिन युनशू को टच कर लिया था। युनशू पूछती है तुमने जार में पैसे क्यों डाले, तुम ये कब तक करते रहोगे। जांग जवाब देता है एक नियम है, स्टैटिस्टिकल रूल्स के अकॉर्डिंग हमें इसे फॉलो करना होगा और ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पेपर्स में भी लिखा है। अगले सीन में युनशू और जांग अपनी वेडिंग की रिहर्सल कर रहे होते हैं जब युनशू को अपनी सिस्टर लान का कॉल आता है जो उसे बताती है तुरंत मेरे घर आओ। जब युनशू पहुंचती है तो लान उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दिखाती है और कहती है मुझे एहसास नहीं था कि ये पूरी स्टोरी कुछ ऐसी है। युनशू उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है और लान कहती है वो तुम्हें घर का लालच देकर तुमसे शादी कर रहा है, वो बस तुम्हारी सिचुएशन का फायदा उठा रहा है। वो ये भी पूछती है क्या तुमने अपने कुसिन के अगेंस्ट रिपोर्ट फाइल नहीं की। युनशू जवाब देती है नहीं। लान पुलिस को रिपोर्ट करने लगती है लेकिन युनशू उसे रोक लेती है। लान कहती है जो भी हो तुम अब उससे शादी नहीं कर सकती, मैं हाउस का इश्यू खुद हैंडल कर लूंगी। युनशू वापस आकर जांग को सब कुछ बताती है। मेरी सिस्टर को हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता चल गया। जांग पूछता है अब तुम क्या करोगी। युनशू जवाब देती है मुझे नहीं पता, मैं समझ नहीं पा रही कि क्या करूं। जांग कहता है ग्रैंडपा की वरी मत करो, मैं उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। युनशू कहती है मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम दो। जांग मान जाता है और कहता है वेडिंग से एक दिन पहले मुझे बता देना, और फिर चला जाता है। युनशू बहुत वरीड फील करती है और सोचती है अगर मैंने शादी करने से मना कर दिया तो कहीं ग्रैंडपा को कुछ हो गया तो। दूसरी तरफ वो लान को कन्विंस करने की कोशिश करती है देखो जांग ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं उसकी काइंडनेस का बदला चुकाना चाहती हूँ। लान जवाब देती है किसी का एहसान चुकाने के और भी तरीके होते हैं, चुपचाप अपना सामान पैक करो और यहाँ आ जाओ।
युनशू घर लौटती है और जांग से कहती है मैंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। जांग जवाब देता है मैंने पूछा भी नहीं, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, खा लो, और फिर चला जाता है। युनशू को अपनी सिस्टर का एक और कॉल आता है जो पूछती है तुम अभी तक अपना सामान लेकर क्यों नहीं आई। युनशू कहती है मुझे कल तक सोचने का टाइम चाहिए। लान जवाब देती है ओके फाइन। अगले सीन में जांग युनशू के रूम में जाता है लेकिन वो वहाँ नहीं होती, उसका सामान बिखरा पड़ा होता है। वो लान के पास जाता है और पूछता है क्या युनशू यहाँ आई थी। लान कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं पता। जांग युनशू की फ्रेंड गाओ को कॉल करता है जो भी कहती है मुझे नहीं पता। गाओ फिर लिन को कॉल करती है लेकिन युनशू वहाँ भी नहीं होती। जांग लान से कहता है चलो घर जाकर चेक करते हैं, शायद हमें उसके सामान में कोई क्लू मिल जाए। जांग को एक पेपर मिलता है जिस पर एक जगह की ड्राइंग बनी होती है और वो उसे लान को दिखाता है। लान कहती है जब हम बच्चे थे तो हमारे फादर हमें वहाँ ले जाते थे। वे तुरंत उस जगह के लिए निकलते हैं जहाँ उन्हें युनशू मिल जाती है। वो कहती है मैं थोड़ी स्ट्रेस थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। जांग कहता है मैं समझता हूँ तुम ये वेडिंग ग्रैंडपा की खातिर करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें शादी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। लान जवाब देती है नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। जांग कहता है फाइन, मैं तुम्हारा सारा सामान तुम्हारे घर भेज दूंगा। अगले सीन में युनशू लान से कहती है जांग हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है, मैं उसके साथ अनफेयर कर रही हूँ, वो बहुत अच्छा पर्सन है। लान कहती है वो अच्छा पर्सन है लेकिन मैं तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत उससे शादी नहीं करने दूंगी। पूरी रात सोचने के बाद युनशू डिसाइड करती है कि वो जांग से शादी करेगी। वो अपना सामान पैक करती है और जाने वाली होती है। लान जानती है कि वो जा रही है लेकिन उसे रोकती नहीं है। जांग अपने ग्रैंडपा को बताने वाला होता है, युनशू नहीं, कि तभी युनशू आ जाती है। ग्रैंडपा उससे पूछते हैं वेडिंग की प्रेपरेशंस कैसी चल रही हैं। वो जवाब देती है बहुत अच्छी। जांग ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है। अगले सीन में युनशू अपनी फ्रेंड्स गाओ और लिन को जांग से मिलवाती है। अगले सीन में युनशू अपनी ब्राइडल ड्रेस में तैयार बैठी होती है जब जांग आता है और उसे देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो स्टनिंगली ब्यूटीफुल लग रही होती है। उसी समय उसकी सिस्टर लान भी आती है जिससे युनशू सरप्राइज हो जाती है। लान कहती है मैं तुम्हारी वेडिंग में नहीं आना चाहती थी लेकिन ये हमारे फादर की विश थी कि मैं ही तुम्हें विदा करूं। फिर वो युनशू को एक नेकलेस पहनाती है जिससे वो बहुत हैप्पी हो जाती है। लान बाहर जाती है और जांग को वार्न करती है अगर तुमने कभी मेरी सिस्टर को हर्ट किया तो मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम दूसरी शादी के केपेबल न रहो। जांग जवाब देता है भले ही ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, आज से वो मेरी वाइफ है। वेडिंग के दिन लान जांग के फ्रेंड लू से फिर मिलती है और वो उसे इग्नोर करने लगती है। मीनवाइल ब्राइड और ग्रूम की एंट्री होती है और सब उनके लिए क्लैप करते हैं। फिर ब्राइड और ग्रूम रिंग्स एक्सचेंज करते हैं और लाइफ भर साथ रहने की वाउज लेते हैं। फाइनली किस का टाइम आता है। उन्होंने सबके सामने एक फेक किस करने का प्लान बनाया था लेकिन युनशू असल में जांग को किस कर लेती है जिससे वो पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। ग्रैंडपा आते हैं और कहते हैं आज की वेडिंग अमेजिंग थी, स्पेशली किस। वो युनशू को अपना कार्ड देते हैं और जोर देते हैं कि वो इसे ले ले। वेडिंग खत्म हो जाती है और कपल कार में बैठ जाता है। युनशू कार में सो जाती है और उसके लिप्स देखकर जांग को उनका किस याद आ जाता है। अगले सीन में युनशू पिछले किस के बारे में सोच रही होती है और खुद ही हंसने लगती है। जांग एंटर करता है और उसे बताता है शावर ले लो और फिर मैं तुम्हारे रूम में आऊंगा। ये सुनकर युनशू हैप्पी हो जाती है क्योंकि वो सोच रही होती है कि वे अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करेंगे। शावर लेने के बाद वो अपने रूम में बैठती है और जांग एंटर करता है। युनशू नर्वस फील करती है, अनश्योर कि जांग आगे क्या कर सकता है, लेकिन इसके बजाय जांग उसे सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन पेपर देता है। गुस्से में युनशू कहती है कौन अपनी वेडिंग नाइट पर पेपर सॉल्व करता है। जांग नहीं सुनता और उसे फिनिश करने के लिए 2 घंटे देकर चला जाता है। जब वो बाद में पेपर चेक करता है तो वो देखता है कि युनशू ने एंड में लिखा है कृपया मुझे मत पढ़ाओ, जो उसे मुस्कुरा देता है। अगले दिन जब जांग बाथरूम जाने वाला होता है तो युनशू भी आ जाती है। उसे देखकर युनशू कहती है कोई बात नहीं, तुम पहले जाओ। जांग जवाब देता है नहीं, वो डिवीजन वाले रूल सब खत्म हो गए हैं। ये सुनकर युनशू बाथरूम चली जाती है और जांग बाथरूम का टाइम टेबल हटा देता है। बाथरूम में युनशू को जांग का एक मैसेज आता है जिसमें घर का पासवर्ड होता है। बाद में ब्रेकफास्ट के दौरान युनशू पूछती है तुमने पासवर्ड क्यों चेंज किया। जांग जवाब देता है क्योंकि तुम्हें पुराना वाला याद नहीं रहता था, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। अगले दिन जांग युनशू से कहता है तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। युनशू खुशी खुशी मान जाती है। हालांकि जब वे पहुंचते हैं तो उसे रियलाइज होता है कि ये असल में एक बुक स्टोर है। वो बहुत एंग्री हो जाती है और पूछती है तुम मुझे शॉपिंग के लिए यहाँ क्यों लाए। जांग पूछता है क्यों, क्या हुआ। वो जवाब देती है कुछ नहीं। एक बुक उठाते समय वो उसे उठाने में स्ट्रगल करती है। जांग हेल्प के लिए हाथ बढ़ाता है और उसे उठा लेता है जिससे युनशू की हार्ट बीट तेज हो जाती है क्योंकि वो उसे घूरने लगती है, लेकिन जांग उसे बुक पकड़ाकर चला जाता है। अगले दिन युनशू अपनी फ्रेंड गाओ को बताती है मुझे जांग के आसपास हर टाइम अच्छा लगता है। गाओ जवाब देती है शायद तुम्हें जांग से लव हो गया है, ये लव के साइंस हैं। युनशू बैठी होती है जब जांग उसके पास आता है और कहता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स में कुछ चेंजेस किए हैं, अब से मैं तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस हैंडल करूंगा। हालांकि युनशू बस जांग को देखती रहती है। वो जो कुछ भी कह रहा होता है उसे कुछ समझ नहीं आता।
अगले दिन जांग क्लास में आता है और युनशु पूरी क्लास के दौरान उसे घूरती रहती है। क्लास खत्म होने के बाद जांग उसे कॉल करता है और कहता है जब क्लास चल रही हो तो मुझ पर नहीं अपनी स्टडीज पे फोकस करो। युनशु जवाब देती है ओके। बाद में युनशु कुछ खाने के लिए कैफे जाती है, लेकिन जांग उसके पीछे आता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ सभी टीचर्स डिनर कर रहे होते हैं। युनशु ऑकवर्ड फील करती है। जांग नोटिस करता है कि युनशु स्पिनच नहीं खा रही है और उसे कहता है ये स्पिनच खाओ, इससे तुम्हारे ब्रेन सेल्स इंप्रूव होंगे। युनशु एंग्री फील करती है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं होती, इसलिए वो उसे खाने लगती है। अगले दिन युनशु अपनी फ्रेंड गाओ को बताती है हाँ मैं जांग से लव करती हूँ, लेकिन शायद वो मुझसे लव नहीं करता। गाओ जवाब देती है किसी को अपना लव रियलाइज कराने के तरीके होते हैं, तुम्हें भी उसे वो हिंट्स देने चाहिए। अगले दिन युनशु जांग को एक कपल नाइट स्वीट गिफ्ट करती है, जिसे जांग एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखकर युनशु बहुत हैप्पी हो जाती है। अगले दिन युनशु ब्रेकफास्ट कर रही होती है जब जांग आता है और उसे बताता है तुम्हें अब स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें घर पर पढ़ाऊंगा। युनशु को समझ नहीं आता कि जांग ये सब क्यों कह रहा है। युनशु वेडिंग प्लानर से अपनी सारी वेडिंग पिक्चर्स कलेक्ट करती है और स्कूल जाती है, जहां वो अपनी फ्रेंड गाओ से मिलती है। गाओ अपनी क्लास अटेंड करने चली जाती है और जब युनशु वापस जा रही होती है तो वो जांग को देखती है और दूसरे रास्ते से जाकर उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है। हालांकि वो प्रोफेसर शेन से टकरा जाती है, जिससे उसकी सारी पिक्चर्स जमीन पर गिर जाती है। प्रोफेसर शेन भी सारी पिक्चर्स देख लेती है। मीनवाइल एक तरफ से जांग आता है और दूसरी तरफ से एक और प्रोफेसर वू आता है। प्रोफेसर शेन प्रोफेसर वू को अपने साथ लेकर चली जाती है। कहीं और लू लान से मिलने आता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लान जवाब देती है मेरे बारे में सपने देखना बंद करो, अगर मैं तुम्हें 2 दिन भी दूं ये प्रूव करने के लिए कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के वर्दी हो तो भी तुम प्रूव नहीं कर पाओगे। लू जवाब देता है ओके चैलेंज एक्सेप्टेड, मैं प्रूव करूंगा। अगले दिन युनशु जांग से पूछती है तुम हमारा रिलेशनशिप डिस्क्लोज क्यों नहीं करना चाहते। जांग जवाब देता है मैं नहीं चाहता कि हमारे डिवोर्स के बाद लोग मेरी वजह से तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहें। युनशु सैड हो जाती है और अपने रूम में चली जाती है। कुछ टाइम बाद जांग उसके रूम में आता है, लेकिन उसे वहाँ नहीं पाता। वो एक पीस ऑफ पेपर नोटिस करता है जिस पर लिखा होता है मैं ये जगह छोड़ रही हूँ। युनशु अपना सारा सामान लेती है और अपनी फ्रेंड गाओ के घर चली जाती है। उसकी फ्रेंड पूछती है तुमने अपना घर क्यों छोड़ा। युनशु जवाब देती है मैं जांग से लव करती हूँ और मैं अपनी वजह से उसे कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहती। एनीवे मेरे लिए कुछ खाने को बनाओ, मैं बहुत हंग्री हूँ। गाओ उसे एक शॉप पर ले जाती है जहाँ युनशु एक पार्ट टाइम जॉब का बैनर देखती है। वो अंदर जाती है और जॉब के लिए पूछती है। लोग उसे हायर कर लेते हैं और उसे रहने के लिए एक जगह भी देते हैं। अगले दिन युनशु शॉप पर बियर बेच रही होती है जब वो अचानक अपनी सिस्टर को देखती है। वो छिपने की कोशिश करती है लेकिन एक्सीडेंटली जांग से टकरा जाती है। वो जंग से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो जवाब देता है मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पेपर देने आया था। युनशु अपनी सिस्टर से अपनी शॉप की यूनिफॉर्म छिपाने के लिए उसका कोट मांगती है। वो कोट से अपनी ड्रेस कवर कर लेती है और जांग पूरी सिचुएशन समझ जाता है। लैन उन्हें नोटिस करती है और पूछती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। युनशु जवाब देती है हम कुछ हाउस होल्ड आइटम्स खरीदने आए थे। लैन उसकी ड्रेस नोटिस करती है लेकिन युनशु चालाकी से उसे कोट से छिपा लेती है। जब लान चली जाती है तो एक शॉप एम्प्लॉय युनशु के पास आता है और उसे बताता है मैनेजर तुम्हें बुला रहा है। वो वहाँ जाती है और मैनेजर कहता है अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगी तो तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। वो अपोलोजाइज करती है और पूछती है प्लीज मुझे एक और चांस दीजिए। तभी जांग आता है और कहता है उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो तुम उसे फायर नहीं कर सकते। मैनेजर पूछता है तुम कौन हो। युनशु कहती है वो मेरा टीचर है, लेकिन जांग जवाब देता है नहीं मैं उसका हस्बैंड हूँ। मैनेजर फिर युनशु को एक और चांस देता है। अगले सीन में जांग अपने फ्रेंड लू के पास जाता है और उसे बताता है युनशु घर से अलग हो गई है। लू पूछता है क्या वो भाग गई। जांग जवाब देता है वो भागी नहीं है, बस घर से अलग हो गई है। वो कह रही थी कि हमें अपना रिलेशनशिप पब्लिक करना चाहिए। जब मैं नहीं माना तो वो मेरी परमिशन के बिना अलग हो गई और कुछ बाउंड्रीज भी सेट कर दी। युनशु शॉप पर बियर बेच रही होती है जब एक लड़का उसे हरास करने लगता है और बार बार उसे टच करने की कोशिश करता है। अचानक मैंग नाम का एक लॉयर आता है और कहता है उसे अकेला छोड़ दो। वो उसकी हेल्प करता है। युनशु कहती है थैंक यू। अगले दिन मैनेजर युनशु को बताता है बियर बेचने के लिए दूसरी लोकेशन पर जाओ। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि ये वही लॉयर मैंग है जिसने पहले उसकी हेल्प की थी। लॉयर मैंग उसे एक जॉब ऑफर करता है क्या तुम मेरे असिस्टेंट के रूप में काम करना चाहोगी। युनशु कहती है ऑफर के लिए थैंक यू। बाद में वो जांग को इन्फॉर्म करती है मुझे एक असिस्टेंट की जॉब ऑफर हुई है। अगले सीन में ग्रैंडपा युनशु से पूछते हैं क्या तुम फार्म हाउस क्लीन कर सकती हो। युनशु मान जाती है और वहाँ चली जाती है। ग्रैंडपा वही मैसेज जांग को भी भेजते हैं जो भी वहाँ चला जाता है। युनशु क्लीनिंग करते हुए डांस कर रही होती है और जांग उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। युनशु रुक जाती है और पूछती है तुम यहाँ क्यों हो। क्लीनिंग के दौरान युनशु को एक फेरी टेल बुक मिलती है और वो उसे देखने लगती है, लेकिन जांग अचानक आता है, बुक छीनता है और गुस्से में चला जाता है। कुछ टाइम बाद वो जांग के चिल्लाने की आवाज सुनती है। ये सुनकर वो स्टोर रूम में आती है। जांग कहता है दीवार पर एक छिपकली है। युनशु छिपकली
को अपने हाथ में पकड़ लेती है। ये देखकर जांग और भी डर जाता है। डिनर के दौरान युनशु ग्रैंडपा से पूछती है, जांग ने बुक देखकर ऐसा रिएक्ट क्यों किया। ग्रैंडपा एक्सप्लेन करते हैं, जब जांग के पेरेंट्स की चाइल्डहुड में डेथ हो गई थी तो मैंने उससे कहा था कि फेरी टेल्स तुम्हारे पेरेंट्स को ले गई, और तब से वो फेरी टेल्स से हेट करने लगा है। अगले दिन जब वे घर लौटते हैं, जांग उससे पूछता है, क्या अब तुम मेरे घर में वापस मूव करोगी। युनशु जवाब देती है, हाँ मैं करूंगी। जांग उसके लिए कर्टन्स लगाने लगता है जो युनशु को बहुत पसंद आता है। अगले सीन में जांग एक ड्रामा देख रहा है। युनशु आती है और टीवी देखने लगती है। तभी ड्रामा में एक रोमांटिक सीन आता है। ये देखकर युनशु मुस्कुराने लगती है। फिर जांग पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। वो जवाब देती है, नहीं, वैसे भी तुम्हें ऐसे ड्रामास नहीं देखने चाहिए, ये तुम पर सूट नहीं करते। फिर वो टीवी बंद करके अंदर चली जाती है, लेकिन जांग फिर से टीवी ऑन करता है और उसे देखने लगता है। अगले सीन में युनशु लॉ फर्म में अपनी जॉब शुरू करती है और लॉयर मैंग उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराता है। ये युनशु है, हमारी नई असिस्टेंट। घर पर युनशु काम में बिजी रहती है, यहाँ तक कि खाने के टाइम भी। टी टाइम के दौरान जांग उसे बुलाने आता है, आओ चाय पी लो, लेकिन वो अपने काम पर फोकस्ड रहती है। ये देखकर जांग बहुत एंग्री हो जाता है। अगले दिन वो लॉयर मैंग के पास जाता है और कहता है, तुमने मेरी वाइफ को इतना काम दिया है कि मेरी पर्सनल लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई है। लॉयर मैंग जवाब देता है, जांग ये तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिसाइड्स मैंने युनशु को बहुत ज्यादा काम नहीं दिया है। तभी युनशु उसके ऑफिस का डोर नॉक करती है। लॉयर मैंग जांग को टेबल के नीचे छिपने के लिए कहता है। फिर वो ऑफिस में आती है। वो पूछता है, क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा काम दिया है। युनशु जवाब देती है, नहीं, इनफैक्ट मैं काम करते हुए बहुत हैप्पी फील करती हूँ। एक और सीन में लॉयर मैंग और युनशु एक कॉमिक बुक पर हंस रहे होते हैं क्योंकि ये उन दोनों की फेवरेट होती है। बीच में जांग घर पर उसका वेट कर रहा होता है। फिर वो मैंग को उसके बारे में पूछने के लिए कॉल करता है, लेकिन वो कॉल काट देता है। युनशु उससे पूछती है, क्या तुम जांग को जानते हो। लॉयर मैंग कहता है, हाँ, और उसकी रिक्वेस्ट पर ही मैंने तुम्हें ये जॉब दी है। ये सब सुनकर युनशु शॉक्ड रह जाती है। एनीवे, जैसे ही वो और लॉयर मैंग अपनी कॉन्वर्सेशन के बाद ऑफिस से निकल रहे होते हैं, जांग अचानक आ जाता है। उस मोमेंट युनशु को बहुत ठंड लग रही होती है और लॉयर मैंग अपना कोट उसे पहना देता है। ये देखकर जांग आता है, लॉयर मैंग का कोट हटाता है और कहता है, उसे तुम्हारे कोट की जरूरत नहीं है, और अपना कोट युनशु को पहना देता है। बाद में वे सब डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ लॉयर मैंग जांग से कहता है, मैंने युनशु को इन्फॉर्म कर दिया कि जॉब उसे तुम्हारी वजह से मिली और उसे कोई माइंड नहीं हुआ। बाय द वे, वो एक अच्छी लड़की है। जांग जवाब देता है, वो मेरी वाइफ है और तुम्हें उसकी इस तरह तारीफ करने का कोई राइट नहीं है। एक और सीन में दिखाया जाता है कि युनशु को ऑफिस में एक क्लाइंट की वजह से पैर में चोट लग जाती है। जब जांग को पता चलता है तो वो हॉस्पिटल जाता है और उसे कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए ये एक लॉ कंपनी है, ये बहुत डेंजरस है। ये सुनकर लॉयर मैंग कहता है, तुम्हें मेरी कंपनी के बारे में ऐसी बातें कहने का कोई राइट नहीं है, और वे आर्ग्यू करने लगते हैं। एक और सीन में जांग युनशु को अस्पताल से घर लाता है और उसे कहता है, नहा लो। वो मजाक करती है, अगर मैं कुछ दिन नहीं नहाऊंगी तो क्या तुम मुझे घर से निकाल दोगे। जांग कहता है, हाँ निकाल दूंगा। युनशु नहाने जाती है, लेकिन जांग अचानक उसके गिरने की आवाज सुनता है। वो बाथरूम की तरफ भागता है और डोर खोलने की कोशिश करता है। युनशु चिल्लाती है, नहीं प्लीज मत करो, मैंने सिर्फ बाथरोब पहना है। लेकिन जांग अपनी आंखें बंद करके अंदर आता है, उसे उठाता है और सोफा पर रख देता है। जब युनशु थोड़ा बेटर फील करती है तो वो ऑफिस का काम करने लगती है, लेकिन रियलाइज करती है कि एक फाइल मिसिंग है। वो उसे लेने जाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक अपना कंट्रोल खो देती है। जांग जो सामने से आ रहा होता है उसे टाइम पर पकड़ लेता है और वो उस पर गिर जाती है। वो कहता है, तुम इधर उधर क्यों घूम रही हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। बाद में युनशु को लॉयर मैंग का कॉल आता है जो उसे बताता है, हमने एक केस जीत लिया है और हम सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी कर रहे हैं, तुम्हें जरूर आना होगा। अगले दिन जांग भी युनशु के साथ पार्टी में जाता है। पार्टी में युनशु सबको बताती है, जांग मेरा कजिन है। लॉयर मैंग युनशु की कॉम्प्लीमेंट करता है, तुम्हारी प्रेजेंस से मेरी कंपनी को बहुत बेनिफिट्स हुए हैं, तुम बहुत लकी प्रूव हुई हो। जांग सार्कास्टिकली कहता है, वो कैसे लकी है, आते ही उसके पैर में चोट लग गई, ये तो लकी नहीं लगता। उसे इग्नोर करते हुए लॉयर मैंग सबके साथ चीयर्स करता है और सेलिब्रेट करता है। बाद में लॉयर मैंग जांग को बाहर ले जाता है और कहता है, मैंने तुमसे पहले कभी कम्पीट नहीं किया, लेकिन मैं युनशु को पसंद करता हूँ और मैं उसके लिए तुमसे कम्पीट करना चाहता हूँ। जांग जवाब देता है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो मेरी वाइफ है। मैंग पलटकर कहता है, वो सिर्फ तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ है और तुम्हारे डिवोर्स के बाद मैं उससे शादी करूंगा। अगले दिन लॉयर मैंग युनशु को एक और लॉयर से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है, ये तुम्हारे कजिन रिलेटेड मैटर में तुम्हारी हेल्प करेगा। युनशु जवाब देती है, थैंक यू सो मच। जब वो घर पहुंचती है तो वो जांग को बताती है, लॉयर मैंग ने मेरे केस के लिए एक लॉयर हायर किया है और मैंने वहाँ डिनर भी किया। ये सुनकर जांग बहुत एंग्री हो जाता है और लॉयर मैंग के ऑफिस जाता है। जांग कहता है, तुम्हें युनशु की किसी भी चीज में हेल्प करने की जरूरत नहीं है। लॉयर मैंग जवाब देता है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं जो चाहूंगा करूंगा। बिसाइड्स मत भूलो, वो सिर्फ तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ है। एक और सीन में जांग अपने फ्रेंड लू से कहता है, मैं युनशु का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। लू कहता है, ड्यूड तुमने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया तो तुम उसका कैसे करोगे। जांग जवाब देता है, मैं उसका दिन अनफॉरगेटेबल बनाना चाहता हूँ। अगले सीन में जांग युनशु को पढ़ा रहा है, हालांकि युनशु अपने बर्थडे के बारे में बात करने लगती है। जांग उसे डांटता है और कहता है, चुपचाप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। फिर युनशु एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती है और उसे देती है, लास्ट पेज चेक करो। लास्ट पेज पर उसने एक केक ड्रॉ किया था जिस पर जांग कहता है, पेपर पर ड्रॉ मत करो। जाते समय वो कहता है, मैं तुम्हारे बर्थडे
के लिए घर जल्दी आऊंगा। ये सुनकर युनशु बहुत हैप्पी हो जाती है। अगली सुबह जांग युनशु को ऑफिस ड्रॉप कर रहा होता है, लेकिन वे ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तभी लॉयर मैंग अपनी बाइक पर आता है और युनशु से कहता है मेरे साथ चलो वरना तुम लेट हो जाओगी। युनशु उसके साथ जाने लगती है, लेकिन जांग बहुत जेलस हो जाता है। जानबूझकर वो अपनी कार दूसरी कार से टकरा देता है और लॉयर मैंग से कहता है तुम ये केस हैंडल करो, मैं युनशु को ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा। फिर वो युनशु को बाइक पर अपने साथ ले जाता है। बाद में ऑफिस में जांग युनशु को मैसेज करता है आज घर जल्दी आना, हम तुम्हारा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे। युनशु रिप्लाई करती है ओके और बहुत हैप्पी हो जाती है। हालांकि उसी टाइम लॉयर मैंग वहाँ आता है और कहता है तुम्हें आज एक क्लाइंट से मिलना है, कुछ फ्लावर्स खरीदो और इस रेस्टोरेंट में जाओ, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट का नाम भेज दूंगा। जब युनशु रेस्टोरेंट जाती है तो पूरी जगह बर्थडे के लिए डेकोरेट होती है और वहाँ एक बर्थडे केक भी होता है। युनशु बस हैरान होकर खड़ी रह जाती है। उसी टाइम लॉयर मैंग आता है और कहता है युनशु मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो जवाब देती है लेकिन मैं मैरिड हूँ। वो कहता है मैंने जांग को बताया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और उसे कोई केयर नहीं है। युनशु जवाब देती है शायद उसे केयर नहीं है लेकिन मुझे उस पर क्रश है, और फिर वो चली जाती है। मीनवाइल जांग उसके जन्मदिन के लिए सब कुछ प्रिपेयर करके बैठा होता है और अचानक खिड़की से देखता है कि लॉयर मैंग युनशु को कुछ दे रहा है। ये देखकर जांग सैड हो जाता है, सब कुछ पैक करता है और अपने रूम में चला जाता है। लॉयर मैंग युनशु से कहता है सॉरी मैं तुम्हारा फोन लौटाने आया था, इसीलिए मुझे तुम्हारे घर आना पड़ा। युनशु उसे थैंक यू कहती है और अंदर चली जाती है। ये सोचकर सैड होती है कि जांग ने उसका बर्थडे तक याद नहीं रखा। वो उसके रूम को नॉक करती है लेकिन खुद को रोक लेती है, ये सोचकर कि वो सो रहा होगा। फिर वो डाउन फील करते हुए अपने रूम में लौट आती है। अगले दिन वो जांग से कहती है कल लेट होने के लिए सॉरी, ऐसा फिर नहीं होगा। जांग उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है और चला जाता है। अगले दिन जांग स्कूल में पढ़ा रहा होता है जब एक स्टूडेंट पूछता है सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड की फीलिंग्स को कैसे मेजर कर सकता हूँ। जांग जवाब देता है मुझे भी इस बारे में नहीं पता। थोड़ी देर बाद लॉयर मैंग जांग के स्कूल आता है और उसे एक वॉच देता है। जांग उसे लेने से मना कर देता है लेकिन लॉयर मैंग कहता है ये वॉच इमोशनली अनस्टेबल लोगों की हार्ट बीट मेजर करने में हेल्प करती है। ये सुनने के बाद जांग वॉच पहनने के लिए मान जाता है। लॉयर मैंग युनशु को मैसेज करता है, उसे एक पार्क में मिलने के लिए कहता है। जांग भी ये नोटिस करता है और उसे फॉलो करने लगता है। जब युनशु और लॉयर मैंग पार्क में होते हैं जांग उनके पास आता है और पूछता है यहाँ क्या चल रहा है, तुम हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हो। लेकिन तभी एक एम्प्लॉई आता है, लॉयर मैंग से हाथ मिलाता है और काम के बारे में डिटेल्स पूछता है, जिससे जांग एम्बेरस हो जाता है और वो चला जाता है। अगले दिन जांग अपने फ्रेंड लू के ऑफिस जाता है और कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, एक पल मैं एंग्री होता हूँ और अगले ही पल मैं इन लव होता हूँ। लू कहता है बडी ये सब लव के साइंस हैं, तुम्हें युनशु से प्यार हो गया है। लू फिर सजेस्ट करता है बस उसे एक बार किस करो और तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा कि तुम उससे लव करते हो या नहीं। बाद में वे ग्रैंडपा के साथ बैठे होते हैं और जांग युनशु को देखने की कोशिश करता रहता है। ग्रैंडपा ये नोटिस कर लेते हैं और उन दोनों को सीसाइड पर भेज देते हैं। जब वे सीसाइड पर होते हैं जांग को युनशु को किस करने का मन करता है। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है युनशु एक्सीडेंटली उसके फोरहेड से टकरा जाती है। वो कहती है तुम मुझसे क्यों टकराए। जांग कहता है सॉरी ये एक छोटी सी मिस्टेक थी। अगले दिन लॉयर मैंग युनशु से कहता है तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मैं तुम्हें ये पता लगाने में हेल्प करूंगा कि जांग तुमसे लव करता है या नहीं। फिर वो उसे एक रिपोर्ट देता है और कहता है इसे चेक करो, ये क्लियरली दिखाता है कि जब भी जांग तुम्हारे साथ होता है उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, मतलब उसके मन में तुम्हारे लिए डीप फीलिंग्स हैं। ये देखकर युनशु हैप्पी हो जाती है। लू भी जांग को एक रिपोर्ट भेजता है और उसे देखने के बाद जांग मान लेता है कि उसे युनशु से लव हो गया है। वो उसे मैसेज करता है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। युनशु जवाब देती है ओके फाइन। जैसे ही युनशु ऑफिस से निकलने वाली होती है उसका कजिन अचानक आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जब जांग युनशु का वेट करते करते थक जाता है तो वो लॉयर मैंग के ऑफिस जाता है और उससे युनशु के बारे में पूछता है। लॉयर मैंग जवाब देता है युनशु यहाँ नहीं है। दोनों वरीड हो जाते हैं, सोचते हैं कि युनशु कहाँ गई होगी। वे सीसीटीवी कैमरास चेक करते हैं जहाँ ये क्लियरली दिखता है कि एक आदमी युनशु के पास आता है, उसे उठाता है और ले जाता है। दो और आदमी उन्हें फॉलो करते हैं। ये देखकर लॉयर मैंग कहता है ये आदमी मिस्टर टीयू के हैं। दूसरी तरफ मिस्टर टीयू युनशु को बता रहा होता है तुम्हारे धोखेबाज कुसिन ने मुझसे पैसे उधार लिए थे जो वो जुए में हार गया, अब तुम्हें डबल अमाउंट 30,000 पे करना होगा। जैसे ही वो ये कह रहा होता है अचानक जांग और लॉयर मैंग आते हैं और मिस्टर टीयू से पूछते हैं तुम युनशु को यहाँ क्यों लाए। मिस्टर टीयू उन्हें पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, वही स्टोरी, और कहता है उसे इंटरेस्ट भी देना होगा। जांग मैथमेटिकल रीजनिंग का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करता है और ब्रदर टीयू को बताता है अगर हम पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं तो दोनों पार्टीज का लॉस होगा, इसीलिए बेहतर है कि बिना इंटरेस्ट के पैसे लेकर मैटर सेटल कर लो। ब्रदर टीयू मान जाता है। जांग उसे अपना अकाउंट नंबर भेजने के लिए कहता है और पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके साथ जांग बाकी सबके साथ चला जाता है। अगले सीन में जांग के हाथ में इंजरी होती है जिस पर युनशु बैंडेज कर रही होती है। जांग का फोन बजता है और ये लॉयर मैंग का कॉल होता है। वो फोन युनशु को देता है ताकि वो उससे बात कर सके और उसी समय वो उसे किस करता है और कहता है आई लाइक यू। युनशु के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है। युनशु एक रोमांटिक ड्रामा देख रही होती है और उसे देखकर उसे जांग का किस याद आ जाता है। वो शर्मा जाती है। अगले सीन में युनशु अपनी फ्रेंड गाओ के पास जाती है और कहती है आज सुबह मैंने लिपस्टिक लगाई ये सोचकर कि जांग मुझे किस करेगा, लेकिन जब उसने मेरे लिप्स देखे तो कहा तुम्हारी लिपस्टिक बहुत डार्क है और उसने मेरे
मेरे लिप ग्लॉस को ही पकड़ लिया। ये सुनकर गाओ बहुत हंसती है और कहती है जांग सच में एक सिंपल माइंडेड लड़का है। युनशु कहती है मुझे डाउट है कि शायद पिछली रात का किस उसने अनजाने में किया था। अगले सीन में जांग उसे पढ़ा रहा है। युनशु बस जांग को देख रही है और सोच रही है शायद मैंने उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन सेट कर ली है। मीनवाइल जांग सोच रहा है युनशु जरूर सोच रही होगी कि मैं कितना अनइमोशनल लगता हूँ। इसी थॉट के साथ वो युनशु के पास जाता है और कहता है तुम मुझे पसंद करती हो, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। आज रात एक साथ सोने के बारे में क्या ख्याल है? युनशु ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और फिर वे दोनों उस रात एक साथ सोते हैं। जांग सो जाता है लेकिन युनशु सो नहीं पाती और पूरी रात जागती रहती है। अगली सुबह जांग उससे पूछता है क्या हुआ, तुम सोई नहीं? वो जवाब देती है मुझे लगता है हमारा रिलेशनशिप बहुत फास्ट चल रहा है, हमें इसे थोड़ा स्लो करना चाहिए। जांग अपने स्कूल जाता है और प्रोफेसर शेन से पूछता है अगर कोई कहे कि उनका रिलेशनशिप बहुत फास्ट चल रहा है और इसे स्लो करना चाहिए तो इसका क्या मतलब है? प्रोफेसर शेन जवाब देती है इसका मतलब है कि वो चाहती है कि तुम उसे डेट पर ले जाओ, मूवी देखो, शॉपिंग पर जाओ एक्सेट्रा। ये सुनने के बाद जांग रियलाइज करता है कि उसने कभी युनशु को आउटिंग के लिए बाहर नहीं ले जाया। फिर जांग युनशु को मैसेज करता है और कहता है चलो आज मूवी देखने चलते हैं। युनशु रिप्लाई करती है ओके और वो बहुत हैप्पी हो जाती है। जब वे मूवी हॉल जाते हैं तो युनशु को बहुत नींद आती है क्योंकि जांग उसके साथ कोई रोमांस नहीं करता। मीनवाइल जांग एक कपल को देखता है जो एक दूसरे के बहुत क्लोज बैठे होते हैं, अफेक्शनेट और रोमांटिक होते हैं। ये देखकर जांग युनशु के साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। मूवी के बाद जब वे हॉल से निकलते हैं जांग कहता है मुझे पता है मैं बहुत अनरोमांटिक हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए बदलने की कोशिश करूंगा। युनशु जवाब देती है तुम पहले ही सीख चुके हो और फिर वो उसे किस करती है। जांग शॉक्ड रह जाता है। रात में युनशु जांग से पूछती है क्या मैं अपने रूम में सो सकती हूँ? जांग जवाब देता है ओके दैट्स फाइन। युनशु उसे एक फ्लाइंग किस देती है और जांग उसे अपने दिल में कैच कर लेता है। अगली सुबह जाने से पहले जांग युनशु को किस करता है और वो खुशी से भर जाती है। अगले दिन जांग और युनशु के कजिन से मिलने जाते हैं। कजिन कहता है मुझे माफ कर दो, ऐसा फिर नहीं होगा और मैं सारे पैसे भी लौटा दूंगा। लान जवाब देती है मैं युनशु नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। लू लान से कहता है उसे माफ कर दो। लान जवाब देती है ये मेरा मैटर है, इंटरफियर मत करो। लू कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ इसीलिए मुझे ये करने का राइट है। लू के जोर देने पर लान अपने कजिन को माफ कर देती है। लान फिर जांग से कहती है युनशु का कुछ पुराना सामान है, जाते समय ले जाना। जब जांग सामान लेने जाता है तो उसे एक डायरी मिलती है जिसमें युनशु ने अपने आइडियल बॉयफ्रेंड का डिस्क्रिप्शन लिखा था। अगले दिन जब जांग लू से मिलता है तो लू पूछता है युनशु के साथ तुम्हारी लव स्टोरी कैसी चल रही है? जांग जवाब देता है मुझे एक डायरी मिली जिसमें उसके आइडियल बॉयफ्रेंड का डिस्क्रिप्शन है और उसके अकॉर्डिंग मुझ में उनमें से कोई भी क्वालिटी नहीं है सिवाय इसके कि मैं हैंडसम हूँ। लू उसे युनशु को किस करने का एक तरीका बताता है। इस तरह सभी लड़कियों को ये पसंद आता है। अगले सीन में एक क्लाइंट युनशु को एक जॉब ऑफर का डिस्क्रिप्शन पेज देता है और उसे बताता है इंटरव्यू कल है, तुम्हें जरूर आना चाहिए। फिर जांग लू की एडवाइस ट्राई करता है और युनशु को किस करने लगता है। अचानक युनशु मुड़ जाती है और वे एक दूसरे से टकरा जाते हैं। युनशु डर जाती है और जांग अपोलोजाइज करके चला जाता है सोचते हुए मेरे सिली फ्रेंड ने मुझे ये कैसी एडवाइस दी। बाद में जांग इंटरनेट पर रोमांटिक होने के तरीके सर्च कर रहा होता है। जब युनशु अचानक रूम में एंटर करती है तो वो जल्दी से अपना लैपटॉप बंद कर देता है। वो युनशु को डायरी दिखाता है और वो कहती है मैंने ये बहुत टाइम पहले लिखा था, तुम में वो सारी क्वालिटीज हैं जो मैं ढूंढ रही थी। फिर वो जांग को किस करती है और कहती है क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? जांग कहता है हाँ। बाद में युनशु लॉयर मेंग को इन्फॉर्म करती है मैं जॉब से रिजाइन कर रही हूँ और चली जाती है। बाद में जब युनशु अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रही होती है जांग अचानक उसे किस करता है। युनशु शर्मा कर कहती है मैं इंटरव्यू पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकती, तुम्हें जाना होगा। इंटरव्यू के बाद युनशु जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाती है और खुशी खुशी जांग को बताती है। अगले दिन जांग के स्कूल में एक नई प्रोफेसर लिनचू आती है जो जांग की एक्स क्लासमेट भी है और उसके लिए फीलिंग्स रखती थी, जिसे देखकर जांग सरप्राइज हो जाता है। अगले सीन में युनशु अपने पहले प्रोजेक्ट में सफल होती है और सबको कॉल करती है, पहले जांग फिर लान और गाओ, लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं करता। जब वो घर लौटती है तो वो अपने टेडी बेयर से कहती है मेरे साथ यहाँ कोई नहीं है। अचानक सब आ जाते हैं और युनशु बहुत हैप्पी होती है क्योंकि उन्होंने उसे सरप्राइज पार्टी देने का प्लान बनाया था। युनशु अपने डैड से कहती है ये सब जांग के सपोर्ट की वजह से है। हालांकि कुछ टाइम बाद ये पता चलता है कि एक कॉपीराइटर ने 2 करोड़ अमाउंट क्लेम किया है। युनशु सबको इसके बारे में बताती है। जांग कॉपीराइटर से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है। फिर अचानक युनशु को कॉपीराइटर का मैसेज आता है मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूँ। वो कॉपीराइटर कोई और नहीं बल्कि लिनचू निकलती है। युनशु उससे अपोलोजाइज करती है और लिनचू कहती है मैं चार्जेस विड्रॉ कर लूंगी। मेरे लॉयर ने मुझसे बिना पूछे तुम्हें नोटिस भेजा था। तुम्हारा वर्क देखने के बाद मुझे लगता है ये काफी अच्छा है। युनशु खुशी खुशी जांग के पास जाती है, उसके ऊपर चढ़ जाती है और एक्साइटेडली कहती है कॉपीराइटर ने चार्ज विड्रॉ कर लिए हैं। जांग कहता है तो वो सच में एक बहुत अच्छी लड़की होगी। युनशु जवाब देती है हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह परफेक्ट, लेकिन अब उसके लिए कोई चांस नहीं है क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। जांग कहता है अब नीचे उतरो। युनशु नीचे उतरती है और चॉकलेट खाने लगती है। जांग कहता है वो मत खाओ, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। युनशु कुछ चॉकलेट उसके मुंह में भी डाल देती है। जांग एक मीटिंग में बैठा होता है और लिनचू भी मौजूद होती है। वहाँ प्रोफेसर शेन जांग से कहती है लिनचू तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है। जांग जवाब देता है लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। मीटिंग खत्म होने के बाद लिनचू जांग के पास जाती है और पूछती है
तुमने शादी कब की? जांग जवाब देता है, बस कुछ टाइम पहले। लिंचू पूछती है, वो लड़की कौन है जिसने तुम्हें इतना बदल दिया? जांग जवाब देता है, उसने मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, लेकिन मैं उसे सच में पसंद करता हूँ। अगले सीन में युनशु और लिंचू एक साथ लंच कर रही होती है। लिंचू उसे बताती है, मैं अपने एक क्लासमेट को बहुत पसंद करती थी, लेकिन अब वो मैरिड है। अगले सीन में लिंचू जांग से कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ से मिलना चाहती हूँ। मीनवाइल एक कार उनकी तरफ आ रही होती है। लिंचू को बचाने के लिए जांग उसे अपनी तरफ खींचता है और वे बहुत क्लोज आ जाते हैं। युनशु और गाओ ये देख लेते हैं। जांग युनशु से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? युनशु जवाब देती है, मैं गाओ से मिलने आई थी। जांग उसे लिंचू से इंट्रोड्यूस कराता है, ये मेरी वाइफ है। लिंचू कहती है, ओ तो तुम उसकी वाइफ हो। युनशु फिर उससे पूछती है, क्या जांग वही क्लासमेट है जिसे तुम पसंद करती थी? लिंचू जवाब देती है, हाँ वही है। अगले सीन में लिंचू जांग को डिनर पर इन्वाइट करती है और जांग युनशु को भी अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है। युनशु अपनी फ्रेंड के साथ एक ब्यूटीफुल ड्रेस सेलेक्ट करती है, लेकिन डिनर पर उसे पता चलता है कि लिंचू ने भी सिमिलर ड्रेस पहनी है। पूरे डिनर के दौरान जांग सिर्फ युनशु को अटेंशन देता है। ये देखकर लिंचू बहुत एंग्री और जेलस हो जाती है। बाद में युनशु जांग से पूछती है, तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है? वो जवाब देता है, एक गोल्ड मेडल जीतना। युनशु फिर पूछती है, और तुम्हारी प्रेफरेंस? जांग कहता है, तुम। फिर वे रोमांस करने लगते हैं। उसी मोमेंट जांग को प्रोफेसर शेन का कॉल आता है, क्या तुम प्रोजेक्ट के लिए अब्रॉड जाओगे? जांग मना कर देता है। युनशु कहती है, तुम्हें जाना चाहिए, कोई बात नहीं, और उसका बैग पैक करने लगती है। वो कहती है, जांग मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है, मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर तुम प्रोजेक्ट के लिए लिंचू के साथ जा रहे हो। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मुझे पता है तुम सिर्फ मेरे हो। फिर वे अपना रोमांस कंटिन्यूस करते हैं। अगले सीन में जांग प्रोजेक्ट के लिए निकल जाता है। मीनवाइल ग्रैंडपा सीरियसली बीमार पड़ जाते हैं और युनशु उनसे मिलने जाती है। ग्रैंडपा पूछते हैं, जांग कहाँ है? युनशु उन्हें बताती है, वो प्रोजेक्ट के लिए लिंचू के साथ अब्रॉड गया है। ग्रैंडपा पूछते हैं, क्या तुम उनके बारे में सब कुछ जानती हो? युनशु जवाब देती है, हाँ मैं सब जानती हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं, जांग और लिंचू दो पैरेलल लाइंस की तरह हैं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। यूने शुगुकाओ और लिन के साथ उस जगह जाती है जहाँ जांग और लिंचू प्रोजेक्ट के लिए ठहरे होते हैं। बहुत मुश्किल के बाद मैनेजर उनका रूम नंबर बताता है। अंदर जांग लिंचू को बता रहा होता है, देखो तुम और मैं दो पैरेलल लाइंस हैं जो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मेरा परफेक्ट मैच युनशु है। युनशु ये सब सुन लेती है। लिंचू जांग से पूछती है, क्या मैं तुम्हें आखिरी बार हक कर सकती हूँ? ये सुनकर युनशु अपना कंट्रोल खो देती है और गिरने लगती है। जांग आवाज सुनता है और बाहर आता है। उसे देखकर युनशु एम्बेरेस्ड हो जाती है और बकवास एक्सप्लेनेशंस देने लगती है, लेकिन जांग नहीं सुनता और उसे किस करने लगता है। ये देखकर लिंचू चली जाती है। जांग फिर युनशु से पूछता है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रही थी? युनशु जवाब देती है, ग्रैंडपा बहुत अनवेल है। बाद में दोनों ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं और डॉक्टर उन्हें इन्फॉर्म करता है कि ग्रैंडपा के पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। उसी मोमेंट लिंचू भी आती है और कहती है, जांग मैंने ग्रैंडपा के बारे में कुछ डॉक्टर से बात की है, अगर तुम उन्हें ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड ले जाओ तो वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अगले दिन युनशु का बॉस उसे बताता है, तुम्हें एक कंपनी से इंटरव्यू ऑफर आया है, वे तुम्हें असिस्टेंट के तौर पर हायर करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अब्रॉड जाना होगा। अगले दिन युनशु का कॉलेज में लास्ट प्रेजेंटेशन डे होता है। एक बार फिर वो लेट हो जाती है और जांग उसे प्रेजेंटेशन रूम तक ले जाता है। इस बार वो सक्सीड हो जाती है और जांग उसे कांग्रेचुलेट करता है। बाद में वो उससे कहता है, हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म हो गई है, और पूछता है, क्या तुम अब मेरी रियल वाइफ बनना चाहती हो? युनशु हाँ कहती है। बाद में युनशु उससे पूछती है, क्या मैं अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए अब्रॉड जा सकती हूँ और ग्रैंडपा को भी उनके ट्रीटमेंट के लिए ओवरसीज ले जा सकती हूँ? जांग तुरंत मान जाता है। युनशु बहुत हैप्पी हो जाती है और वे किस करते हैं। फिर वे अपना रोमांस शुरू करते हैं और अपनी फर्स्ट नाइट एक साथ स्पेंड करते हैं। अगले दिन युनशु जा रही होती है और जांग उसे एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने आता है। एयरपोर्ट पर युनशु को अपने लगेज में एक पेज मिलता है जिस पर जांग ने अब्रॉड में अपना ख्याल रखने और चीजों को हैंडल करने के इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। ये पढ़कर युनशु जांग को इतना मिस करती है कि वो सब कुछ छोड़कर उसके पास वापस भागने का डिसाइड करती है। जांग मीनवाइल एक मूवी थिएटर में बैठा रो रहा होता है। युनशु वहाँ पहुँचती है और जांग उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ से हूँ? युनशु जवाब देती है, तुमने एक बार मुझे बताया था कि जब भी तुम सैड होते हो तुम इस जगह आते हो। जांग कहता है, तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए थी। युनशु जवाब देती है, तुम और ग्रैंडपा मेरी फैमिली हो, मैं अपने ड्रीम्स अपने प्यार करने वाले लोगों के साथ रहकर पूरे करूंगी। जांग हैप्पी फील करता है। फिर जांग और युनशु ग्रैंडपा को अपने घर वापस लाते हैं और उनकी बहुत केयर करते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे पहले से पता था कि तुम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। दोनों एडमिट करते हैं, हाँ हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। युनशु कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे उससे लव हो जाएगा, लेकिन जितना टाइम मैंने उसके साथ स्पेंड किया मैं उसे उतना ही पसंद करने लगी और इवेंचुअली मुझे उससे लव हो गया। जांग ऐड करता है, उसने मुझे पूरी तरह बदल दिया, लेकिन मैं उसके साथ बहुत हैप्पी हूँ। उसके बाद वे सब एक साथ डिनर करते हैं और एक ग्रुप फोटो लेते हैं। सब बेहद खुश होते हैं और इसी के साथ ये ब्यूटीफुल स्टोरी एंड हो जाती है। अगर आपको ऐसे और भी ड्रामास चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।